हेलो स्टूडेंट्स। सेकंड यूनिट में हमने इंटीग्रेशन तक कर लिया था। इसके आगे नेक्स्ट आपकी थ्योरम आती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कोची थ्योरम एंड कोची घोरसैट थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम? इफ़ ए फंक्शन इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड, एक फंक्शन एनालिटिक दे रखा है और सिंगल वैल्यूड है। सिंगल वैल्यूड मैंने बता रखा है कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही वैल्यू आपको दे, पूरी डोमेन पे हर पॉइंट पे सिर्फ सिंगल सिंगल वैल्यू आपको मिले। एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी, और कोई क्लोज कंटूर सी के ऊपर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन, यदि वो एनालिटिक और सिंगल वैल्यूड है तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। हमें ये प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ में देखते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम पहले दो लेमा प्रूव करेंगे। लेमा क्या दे रखा है? टू प्रूव द थ्योरम वी फर्स्ट स्टेट टू लेमाज। फर्स्ट लेमा क्या कहता है? इफ सी इज क्लोज कंटूर, अगर सी आपके पास क्लोज कंटूर है, देन इंटीग्रेशन ओवर सी जेड डी जेड, इसका इंटीग्रेशन जेड डी जेड का ओवर ए क्लोज कंटूर सी क्या होगा? जीरो होगा। या फिर आप ऐसे करो कि वन इंटू डी जेड, सिर्फ डी जेड लिखा हुआ हो, उसका भी क्लोज कंटूर सी पे क्या आएगा? इंटीग्रेशन जीरो आएगा। ये तो आपका पहला लेमा कहता है। उसके बाद सेकंड लेमा क्या कहता है? लेमा टू, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, इट इज पॉसिबल टू डिवाइड द रीजन इनसाइड सी into finite number of meshes, either complete square or partial square, such that within each message there exists a point z नोट। ये कह रहा है कि कोई भी कंटूर दिया हुआ है, उस कंटूर के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया आपके पास कोई कंटूर दे रखा है, इस कंटूर को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ इनसाइड वाले रीजन्स को। तो मैंने इस कंटूर को क्या कर लिया? यूं पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये लेमा कह रहा है कि जब आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कुछ तो कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे और कुछ क्या बनेंगे? पार्शियल स्क्वायर बनेंगे। जैसे ये डिवाइड कर लिया मैंने, डिवाइड करने पे ये सही तरीके से यहाँ से ऐसे, और ये डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने पे क्या बन रहे हैं? ये देखो, ये वाले कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं। जैसे ये हो गया एक, इसके आसपास ये सारे कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं। ये सारे हो गए कंप्लीट स्क्वायर, जिनके ऊपर मैं बना रहा हूँ स्टार। ये सारे कंप्लीट स्क्वायर बन गए भाई, स्टार वाले। ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये स्टार वाले जो भी हैं ये क्या बन रहे हैं? आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं। अब बात आती है कि पार्शियल स्क्वायर कौन से हो गए? पार्शियल स्क्वायर हो गए ये वाले, ये वाला पार्शियल स्क्वायर जहाँ पे एक कर्व आ रही हो, बस स्ट्रेट लाइन की बजाय। ये वाले, ये सारे जो साथ साथ हो गए, ये सारे सारे क्या हो गए आपके पास? पार्शियल स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि किसी भी क्लोज कंटूर के रीजन को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। इनसाइड रीजन को कैसे? ये आपके पास स्क्वायर है, तो ये जो हो गए, ये तो सारे हो गए पार्शियल स्क्वायर, और ये जो अंदर वाले हैं ये सारे हो गए क्या? कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट जेड नोट मिलेगा। हर कंप्लीट और पार्शियल स्क्वायर के अंदर एक पॉइंट जेड नोट मिलेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। किसको? एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट माइनस एफ डैश जेड नोट। ये कैपिटल ऑफ एफ है, कैपिटल ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस कैपिटल ऑफ एफ ऑफ जेड नोट बाई जेड माइनस जेड नोट माइनस एफ डैश जेड नोट स्मॉल, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है एनालिटिक फंक्शन, लेस देन रहेगा एप्सिलॉन फॉर ऑल जेड। तो ये दो लेमा है। इस पे आप चलते हैं प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम पे। प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम में क्या कह रहा है? एज इन लेमा टू, डिवाइड द इनसाइड ऑफ सी इन कंप्लीट स्क्वेयर्स C1 C2 Cn। जो रीजन था, जो अभी मैंने बना के आपको दिखाया है, उस रीजन को मैंने किस में डिवाइड कर लिया? n कंप्लीट स्क्वायर में डिवाइड कर लिया और m पार्शियल स्क्वायर में डिवाइड कर लिया। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक रीजन दिया, ये क्लोज कंटूर दिया हुआ है एक आपके पास। अब ये वाला जो अंदर वाला, ये सारे तो कंप्लीट स्क्वायर हो गए। तो ये मैंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर है n। तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपके पास? समेशन r इक्वल टू 1 to n कंप्लीट स्क्वायर का इंटीग्रल ओवर एफ जेड। सी आर कंप्लीट स्क्वायर को हम सी आर से नोट कर रहे हैं भाई। पहले का इंटीग्रल निकालेंगे एक स्क्वायर पे, दूसरे पे निकाला, तीसरे पे निकाला, चौथे पे निकाला, सारों को ऐड कर देंगे, फिर समेशन कर देंगे। तो यही तो कह रहा है ये कि r को जब 1 रखेंगे तो पहले का निकल गया, C1 के ऊपर इंटीग्रल निकाल लिया। मान लिया ये आपके पास C1 है, ये आपके पास C2 है, ये C3 है, इस तरीके से चले हुए हैं सारे। तो n कंप्लीट स्क्वायर है तो इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड, प्लस जो पार्शियल स्क्वायर है उनको ऐड कर देंगे। तो पूरे ओवरऑल हमें निकालना क्या है? हमें निकालना यही तो है, कैपिटल ऑफ एफ जेड
डी जेड ओवर क्लोज कंटूर सी, तो पूरे पे निकालने के लिए क्या करोगे आप, इन पार्शियल स्क्वायर्स पे निकाल लो और इन कंप्लीट स्क्वायर्स पे इसका इंटीग्रेशन निकाल के उनका ऐड कर दो। ऐड करने पे आपके इनसाइड द रीजन इंटीग्रल निकल जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो डी आर माने हुए थे हमने, मतलब एम कितने माने हुए थे हमने, पार्शियल स्क्वायर, जैसे ये वाला D1 D2 D3 D4 D5 D6, ये सारे एम हैं पार्शियल स्क्वायर और एन है कंप्लीट स्क्वायर, तो एफ जेड का इंटीग्रल यही आएगा। अब ध्यान से सुनो, इसको माना इक्वेशन नंबर 1, वेयर द पाथ ऑफ एवरी इंटीग्रल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो हमने पहले ही बताया था कि जो भी आपका क्लोज कंटूर होगा उसका जब हम पाथ डिस्क्राइब करेंगे तो हमेशा किस में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कंसिडर द स्क्वायर ए बी सी डी एंड सी ई एफ डी। देखो पहले हमने ए, ये पॉइंट ए माना हुआ है, ये पॉइंट बी माना हुआ है, ए बी सी डी। यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं, ये आपके पास ए बी सी डी है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए से बी यूं ही चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, सी से डी पे चले गए और डी से फिर वापस किस पे चले गए, ए पे चले गए। तो ये ए बी सी डी हो गया। और यहाँ पे मैंने माना हुआ है कौन सा, डी सी ई एफ, तो ये ई एफ मान लिया। तो अब हुआ क्या, देखो मैं जब इन दो की बात करूंगा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए क्या करूंगा, कहीं से भी चल लो, मैं यहाँ से चला मान लो, सी से ई पे गया, ई से एफ पे गया, एफ से डी पे आया इधर, और डी से आने के बाद मैं किस पे चला गया, वापस सी पे चला गया, तो यूं ही बनेगा। तो ये जो लाइन आई, देखो पहले ए बी सी डी पे इंटीग्रल निकालोगे तो जो इंटीग्रल डी सी वाली लाइन पे निकला, और फिर इधर जब निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या है आपकी, इधर वाले पे तो डी सी वाले पे निकला, कौन से पे, दूसरे वाले स्क्वायर पे, और पहले वाले स्क्वायर पे निकाला तो किस पे निकला था, सी डी के ऊपर इंटीग्रल। तो ये लाइन जो है, ये दोनों का जब इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो ये लाइन कॉमन लाइन बन गई दोनों में। कॉमन लाइन भी कैसे बन गई कि एक तो हम सी डी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और दूसरी को किस में निकाल रहे हैं, डी सी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो एक तो सी डी के रेस्पेक्ट में निकाला और दूसरी निकली किसके रेस्पेक्ट में, डी सी के रेस्पेक्ट में। तो इसको मैं सी डी में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा तो भी माइनस साइन आ जाएगा। तो एक तरीके से इस वाली लाइन के लोग इंटीग्रल आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो बचा क्या फिर, ये पूरा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी के साथ अगला स्क्वायर होगा तो फिर से ये लाइन कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि जब जब हम कंप्लीट स्क्वायर में जाएंगे तो बीच वाली जो कॉमन लाइन है उनका इंटीग्रेशन क्या होता रहेगा, कैंसिल होता रहेगा, और पूरा इंटीग्रल क्या बनेगा फिर, स्क्वायर वाली लाइन का बड़े वाला बन जाएगा। तो एक बार पढ़ो इस चीज़ को, कंसिडर स्क्वायर ए बी सी डी एंड सी ई एफ डी विद कॉमन साइड सी डी। In the square ABCD, the side CD is described from C to D, whereas in the square CEFD is described to from D to C। एक में तो C से D है, दूसरे में क्या है, D से C, लेकिन है तो कॉमन ही साइड। कॉमन साइड होते ही क्या हो जाएंगे, आपस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनका क्या हो गया, पैरेलल रीजन हो गया। तो सो द टू इंटीग्रल अलोंग द साइड गेट कैंसिल्ड बाय पैरेलल रीजन। ऑल द इंटीग्रल अलोंग स्ट्रेट लाइन, जो भी आपके पास जो कॉमन लाइन बनेगी हर एक में क्या होते रहेंगे, वो कैंसिल होते रहेंगे। तो जो इंटीग्रल्स बनेगा विल रिमेन्स आर टेकन अलोंग कर्व्ड बाउंड्रीज ऑफ पार्शियल स्क्वायर बिकॉज दे आर डिस्क्राइब्ड ओनली वंस। तो सिर्फ क्या बचेगा, पार्शियल स्क्वायर्स की कर्व्ड बाउंड्री बचेगी, क्योंकि बाकी सारे क्या होते रहेंगे आपके पास। जैसे मान लिया ये वाला स्क्वायर है और इस वाला पार्शियल स्क्वायर में है, तो ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हो गया, ये हो गया, ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हो गया तो ये हो गया, तो ये वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो सब कैंसिल आउट होते रहेंगे, क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, एक में तो ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे, दूसरे में हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो क्या कह रहा है, द इंटीग्रल्स विल रिमेन्स आर टेकन अलोंग कर्व्ड बाउंड्रीज ऑफ पार्शियल स्क्वायर बिकॉज दे आर डिस्क्राइब्ड ओनली वंस। क्लियरली सम ऑफ द रीजनिंग रिमेनिंग इंटीग्रल्स गिव्स राइज टू इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड। तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड जी जेड, समेशन आर इक्वल टू 1 to n। यही लिखा हुआ था, ये इक्वेशन नंबर 1 ही है एक्चुअल में पूरी आपकी। अगर ऐसा हुआ तो बाई लेमा टू ने क्या कहा था, एक पॉइंट जेड नोट मिलेगा कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट बाई जेड माइनस जेड नोट माइनस एफ डैश जेड नोट इक्वल टू एप्सिलॉन आएगा, मतलब लेस देन एप्सिलॉन था तो हम मान रहे हैं इक्वल टू ईटा ऑफ जेड। और यहाँ पे हमने लिख दिया क्योंकि इसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन था, तो मोड लेंगे तो इधर भी आ जाएगा मोड ऑफ ईटा जेड, तो इसलिए मैंने वैल्यू रख दी मोड ऑफ ईटा जेड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। अब इसको सोल्व करो, एलसीएम लेके इसको सोल्व आउट किया तो क्या आ गया, एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट माइनस जेड नोट इंटू एफ डैश जेड नोट अपॉन कितना आ जाएगा, जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू ईटा जेड। जेड माइनस जेड नोट को इधर ले आए, इधर लाके
अब इस वाली पूरी टर्म जो नेगेटिव वाली है इसको राइट हैंड साइड में ले गए तो एफ जेड की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ जेड प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट ईटा ऑफ जेड। अब इंटीग्रल ओवर सी आर कर दिया, सी आर इंटीग्रल किया तो क्या आया, एफ जेड डी जेड इक्वल टू एफ ऑफ, एक बार सी आर पे कर रहे हैं फिर डी आर पे कर लेंगे, दोनों का सम कर देंगे टोटल एफ जेड पे आ जाएगा। तो सी आर एफ ऑफ ओवर सी, तो सी आर पे करेंगे तो क्या आ गया, एफ जेड डी जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट प्लस, अब देखो एफ ऑफ जेड नोट तो कांस्टेंट है, हमें इंटीग्रल ओवर जेड चाहिए, जेड तो है नहीं तो खाली क्या है यहाँ पे वन है, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो क्या आया, इंटीग्रल ओवर सी आर वन डी जेड, क्योंकि डी जेड पे लगाओगे तो वन डी जेड लगा लो, प्लस जेड माइनस जेड नोट लिखा हुआ है तो जेड पे करेंगे तो आ गया एफ डैश जेड नोट जेड डी जेड इंटीग्रल ओवर सी आर, और माइनस कितना हो गया, जेड नोट एफ डैश जेड नोट बाहर आ जाएगा, खाली क्या बचा आपके पास, सी आर वन डी जेड, क्योंकि जहाँ डे जेड जेड जहाँ है वहाँ के ऊपर इंटीग्रेशन होगा ना, बजाय किसके, जेड नोट के, क्योंकि जेड नोट तो कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई आपके पास, एक जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, प्लस यहाँ से क्या आ गया आपके पास, जेड माइनस जेड नोट इंटीग्रल ओवर सी आर जेड माइनस जेड नोट ईटा ऑफ जेड डी जेड। तो ये बाई लेमा जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है बाई लेमा क्लोज कंटूर पे, ये भी क्लोज कंटूर है तो बाई लेमा जीरो, बाई लेमा वन ये भी जीरो, तो ये तीनों टर्म जीरो हो गई। इंटीग्रल ओवर सी आर एफ जेड डी जेड कितना आ गया आपके पास, इंटीग्रल ओवर सी आर जेड माइनस जेड नोट ईटा जेड डी जेड आ गया यूजिंग लेमा वन। अब दोनों तरफ क्या ले लिया हमने, मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस लेते ही आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रल ओवर सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस जेड माइनस जेड नोट ईटा जेड डी जेड। अब यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रल का मॉडुलस जो होता है वो मॉडुलस के इंटीग्रल से छोटा होता है, तो लेस देन इक्वल टू आ गया सी आर जेड माइनस जेड नोट ईटा ऑफ जेड और डी जेड। अब यहाँ से सुनो, हमने कहा था कि एक मैस है आपके पास ए बी सी डी, बाई लेमा टू हर मैस के अंदर एक पॉइंट जेड नोट बिलोंग करेगा ना, यही था। तो क्या आया आपके पास, मैंने कोई भी पॉइंट उठाऊंगा यहाँ पे जेड नोट, कोई भी पॉइंट उठा लूंगा, तो ए बी क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है, स्क्वायर है, यदि मैं इसकी एक लेंथ मान लेता हूँ एल आर, एक एज एल आर मान लेता हूँ, तो टोटल एल आर ही रहेगी क्योंकि ये स्क्वायर है, तो सारी डिस्टेंस बराबर होगी। तो टोटल इसका जो पैरामीटर आएगा वो क्या आ गया, 4 LR आ गया, टोटल पैरामीटर क्या आ गया इसका, 4 LR आ गया, मतलब टोटल एरिया जो आ गया इसका वो कितना आ गया, 4 LR। तो यहाँ से आया क्या आपके पास, देखो कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो जेड माइनस जेड नोट, सबसे बड़ी वाली लेंथ क्या होगी भाई, सबसे बड़ी वाली लेंथ यही होगी, किसी भी स्क्वायर में सबसे बड़ी लेंथ क्या होगी, यही वाली होगी। तो यहाँ से क्या हुआ, ये एल आर है, ये एल आर है, तो ट्रायंगल लॉ से लगा के ये कितना हो जाएगा आपके पास, √2 LR, यही होगा ना, यही तो होता है, एल आर स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा आपके पास LR स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 2 LR स्क्वायर, तो √2 LR बन गया। तो ये वाली लेंथ √2 LR है, तो मैं कोई भी पॉइंट उठा लूँ इस वाली डिस्टेंस से तो हमेशा क्या रहेगा, वो छोटा ही रहेगा, क्योंकि इसने कहा कि इनसाइड एक जेड नोट बिलोंग करेगा, और ये वाली डिस्टेंस कहाँ से है, 2 पॉइंट से है, तो कोई भी मैच उठाऊंगा हर एक पॉइंट की डिस्टेंस, मतलब जेड माइनस जेड नोट की जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस ही तो है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट, तो डिस्टेंस जो रहेगी वो इस एल आर से, इस √2 LR से तो हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि जेड नोट इनसाइड द पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट हुआ तब भी इस डिस्टेंस से छोटा होगा भाई, यहाँ पे कोई पॉइंट हुआ तब भी इस डिस्टेंस से छोटा होगा, तो जेड माइनस जेड नोट हमेशा क्या रहेगा, लेस देन √2 LR रहेगा। अरे वो हाइपोटेन्यूज बेस वाला फॉर्मूला लगा के किया हुआ है, √2 LR से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ईटा ऑफ जेड का मॉडुलस तो क्या रहता है, लेस देन एप्सिलॉन। और अब आएगी बारी किसकी, डी जेड के इंटीग्रेशन की, तो बचा क्या आपके पास खाली इंटीग्रल ओवर सी आर जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू तो आएगी √2 LR, ईटा जेड भी क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया, डी जेड का मॉडुलस बच गया। अब मान लो जेड है आपके पास RE⁻θ, तो डी जेड कितना हो जाता है आपके पास, डी जेड हो जाएगा आपके पास कितना, RE⁻θ इंटू आयोटा डी थीटा। तो मॉडुलस ऑफ डी जेड कितना आएगा, मोड ऑफ डी जेड बच जाएगा खाली RE⁻θ का मॉडुलस क्या होता है आपके पास 1, और आयोटा का मॉडुलस भी क्या होगा 1, खाली क्या बचा आपके पास डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, मान लिया क्लोज कंटूर, अब RE⁻θ मानते हैं तो 0 से 2π होगा, 0 से सर्कल पे करते हैं क्लोज कंटूर, आपका e⁻θ किस केस में मानते हैं हम, सर्कल वाले केस में, तो आपके पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से कितना 2π, तो इसको सोल्व करेंगे तो r बाहर 0 से 2π डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा
2 पाई आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, 2 पाई आर आ गया। मतलब जो सर्कल के केस में किया तो मोड ऑफ dz का इंटीग्रेशन 2 पाई आर आया, मतलब सरकमफेरेंस आई। तो जब स्क्वायर के केस में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, dz का मॉडुलस का इंटीग्रेशन 4lr आ जाएगा। तो dz का मॉडुलस का इंटीग्रेशन आ गया 4lr। क्यों? क्योंकि आपकी लेंथ चाहिए सरकमफेरेंस की तरह। यहाँ पे क्या आ जाएगा, lr 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 और lr, तो टोटल कितना बन गया, 4 ऑफ lr। तो यहाँ से फ्रॉम 3 से हमने पुट किया मॉडुलस सी आर एफ जेड डी जेड लेस देन हो गया √2lr। किसकी वैल्यू है, जेड माइनस जेड नोट के मॉडुलस की। ये एप्सिलॉन आ गया और ये आ गया आपके पास, खाली इंटीग्रेशन इस पे लगेगा। इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि बचा क्या, √2lr कॉमन आ गया, कांस्टेंट है। √2lr भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, और बचा था ये आपके पास सी आर मोड ऑफ जेड। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 4 ऑफ lr के इक्वल। तो कितना आ गया यहाँ से, 4 ऑफ √2 एप्सिलॉन lr स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब चलते हैं पार्शियल स्क्वायर के ऊपर। इन केस ऑफ पार्शियल स्क्वायर द लेंथ इज नॉट ग्रेटर देन 4lr डैश प्लस del r, वेयर del r इज द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट dr एंड lr डैश इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ dr। देखो भाई, कर्व्ड पार्ट है तो कर्व्ड पार्ट इस तरीके से भी हो सकता है। ये कर्व्ड पार्ट हो गया किसी स्क्वायर का, जो आपका वो पार्शियल स्क्वायर जो दे रखे थे उनमें, या फिर इस तरीके से होगा कोई कर्व्ड पार्ट, किसी में इस तरीके से आया होगा, मतलब कुल मिला के ऐसे ही आए होंगे। तो मैं मानता हूं कि कर्व्ड पार्ट की लेंथ del r है हर एक जगह। कर्व्ड पार्ट की लेंथ कितनी मान ली मैंने, del r मान ली। और जो सबसे बड़ी लेंथ है, सबसे बड़ी वाली लेंथ जो होगी उसकी वैल्यू मैंने मान ली lr डैश। ठीक है, वेयर lr डैश इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द dr। तो देखो कोई भी हो, चाहे कर्व्ड पाथ हो चाहे कर्व्ड पाथ ना हो, चार टोटल नंबर ऑफ लेंथ, टोटल नंबर ऑफ साइड्स तो 4 ही होने वाली है। अब सबसे बड़ी lr डैश है तो मैं 4 टाइम्स lr डैश को जोड़ूंगा, 4 टाइम्स lr डैश को जोड़ूंगा तो चारों लेंथ हो जाएंगी। और प्लस में साथ साथ मैंने कर्व्ड पाथ को अलग से जोड़ दिया del r। तो कभी भी किसी की भी लेंथ इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती 4lr डैश प्लस किससे, del r से। तो इसीलिए कह रहा है कि कोई भी जो पार्शियल स्क्वायर होगा उसकी लेंथ कभी 4lr डैश प्लस del r से ग्रेटर नहीं हो सकती, जहाँ पे del r जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ dr है, एंड lr डैश क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ dr। देखो ईच साइड में तो lr डैश आ गया, 4 साइड से ज़्यादा तो हो नहीं सकती ना, 6 साइड तो है नहीं किसी की, 4 साइड से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो 4 साइड के लिए तो मैंने 4lr डैश मान लिया, और कर्व्ड पार्ट को मैंने अलग से मान लिया del r। तो इससे ज़्यादा तो कभी लेंथ हो ही नहीं सकती ना किसी पार्शियल स्क्वायर की। तो ये लेंथ सबसे मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम का मतलब इससे ज़्यादा ही नहीं हो सकती। तो अब इसका यूज कर लेंगे हम। अब क्या करना है, यहाँ सी आर किया था, अब डी आर के इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। डी आर एफ जेड डी जेड कितना आ जाएगा, लेस देन, वो तो सेम ही रहने वाला है, एप्सिलॉन। जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, √2lr डैश। वही बात है कि सबसे बड़ी लेंथ lr डैश है, तो सबसे बड़ी वाली लेंथ यही हो सकती है किसी में। सबसे बड़ी वाली जो लेंथ होगी उसकी वैल्यू क्या होती है, √2lr था वहाँ पे, यहाँ पे कितना आ गया lr डैश, क्योंकि लेंथ अब हमने कितनी मान रखी है, lr डैश इंटू डी जेड का इंटीग्रेशन। सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, 4lr डैश प्लस del r, तो इसकी जगह ये रख दिया। ये आ गई इक्वेशन नंबर कितनी आपके पास, 5। और फ्रॉम इक्वेशन 2 सी के ऊपर निकालना था हमने तो एफ जेड डी जेड, तो दोनों को ऐड कर दिया, सी आर पे अलग और डी आर पे अलग। इसकी वैल्यू भी हमने निकाल रखी है, इसकी वैल्यू भी निकाल रखी है। तो मॉडुलस लिया, मॉडुलस लेते ही क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू समेशन मोड ऑफ दिस प्लस समेशन मोड ऑफ दिस। अब मोड ऑफ दिस की वैल्यू हमने निकाल ही रखी है, लेस देन आएगा कितना, समेशन आर इक्वल टू 1 to n 4√2 एप्सिलॉन lr स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 5 इसमें पुट कर दो, दोनों पुट कर दी बाय यूजिंग 4 and 5। ये कितना आ गया आपके पास, 4√2 एप्सिलॉन समेशन आर इक्वल टू 1 to n lr स्क्वायर प्लस, यहाँ से 4√2 बाहर आ गया, ये 4 आ गया बाहर, यहाँ से √2 बाहर आ गया, 4√2 एप्सिलॉन बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, r इक्वल टू 1 to m lr डैश का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, प्लस मल्टीप्लाई की दोनों से, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 एप्सिलॉन समेशन r इक्वल टू 1 to m lr डैश, और ये क्या कितना हो जाएगा आपके पास, del ऑफ r। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 4√2 एप्सिलॉन समेशन आर इक्वल टू 1 to n lr स्क्वायर प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 to m lr डैश का स्क्वायर प्लस √2 एप्सिलॉन समेशन आर इक्वल टू 1 to m lr डैश del r। अब क्या किया हमने, इस वैल्यू को a मान लिया, ये जो लिखी हुई है इसको a मान लिया, और ये एज इट इज लिख ली। अब क्या हुआ कि 4√2 एप्सिलॉन ए वेयर a इक्वल टू, ये अंदर वाली जो चीज़ है ब्रैकेट में ये a हो गई, प्लस √2 एप्सिलॉन समेशन आर इक्वल टू 1 to m lr डैश del r एज इट इज। तो ये हो गया 4√2 एप्सिलॉन ए प्लस √2 एप्सिलॉन। अब इसने माना कि जो समेशन है r इक्वल टू 1 to m del r जो है वो तो हो गया कैपिटल ऑफ l, यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन r इक्वल टू 1 to m del r मान लिया हमने कैपिटल ऑफ लेंथ ऑफ द कंटूर, और ये जो lr डैश है इसको मान लिया मैंने कितना, समेशन lr डैश जो आएगा इसको मान लिया मैंने स्मॉल ऑफ l, सम कांस्टेंट लेंथ।
तो यहाँ से एप्सिलन कॉमन आ रहा है, तो मॉडुलस ऑफ दिस लेस देन हो गया, एप्सिलन कॉमन होके 4√2a प्लस √2l इंटू कैपिटल ऑफ l, मेकिंग एप्सिलन टेंस टू जीरो। एप्सिलन जैसे ही टेंस टू जीरो होगा तो ये मॉडुलस क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सीयर एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। यही प्रूव करना था। तो आगे से क्या हुआ कि किसी भी फंक्शन का जो एनालिटिक दे रखा है, पहली बात फंक्शन एनालिटिक है और सिंगल वैल्यूड है, तो किसी भी क्लोज कंटूर सी पे उसका इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो इस रिजल्ट को याद रखना कैसे, कि एफ एनालिटिक होना चाहिए। अगर वो क्लोज कंटूर सी पे एनालिटिक नहीं है तब ये रिजल्ट नहीं है, एनालिटिक है पूरी क्लोज कंटूर पे सी पे, तब ही जाके ये क्या बनेगा, उसका इंटीग्रेशन ओवर सी डीजेड के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, आपके पास जीरो आ जाएगा। तो ये है आपकी कोची-घोरशेट थ्योरम। नेक्स्ट है आपकी इसी की एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम। एक्सटेंशन क्या कहती है, केस वन, दो तरीके की एक्सटेंशन है इसमें। केस वन पहले मानते हैं, आपके पास सपोज एफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन टी। एफ जेड एनालिटिक दे रखा है किसी सिंपली कनेक्टेड, सिंपली कनेक्टेड मतलब आपको एक ही डोमेन मिले, पूरा एक ही, ऐसे सिंपली कनेक्टेड मतलब सिंपल कनेक्टेड, सिंपल कंटूर जो होता है। मल्टी कनेक्टेड में तो और रीजन आ जाएंगे, होल आ जाएंगे, लेकिन ये है सिंपली कनेक्टेड। सिंपली कनेक्टेड मतलब पूरा क्लोज कंटूर। Suppose fz is analytic in a simply connected domain D. The integral along any rectifiable curve in D joining any 2 points of D, ये कह रहा है कि कोई भी सिंपली कनेक्टेड आपके पास कोई भी डोमेन दे रखी है, उसके अंदर दो पॉइंट हैं, एक A मान लिया मैंने, दूसरा मान लिया B। अब AZ1 मान सकता हूँ, B ऑफ Z2 कोई भी पॉइंट मान सकता हूँ मैं। एक AZ1 दे रखा है, दूसरा BZ2 दे, कह रहा है कि इनको कनेक्ट करने के लिए कोई भी रेक्टिफाइबल कर्व लोगे। मैंने मान लिया ये दोनों पॉइंट्स कर्व हो रहे, रेक्टिफाइबल कर्व मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सेम आना जाना जो दोनों तरीके से हो जाए। रेक्टिफाइबल कर्व इन डी ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डी डिपेंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कर्व ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ जाएं तो वो कभी भी इन कर्व्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ये कर्व के मतलब इसके अलोंग चाहे इंटीग्रेशन ले लो आप, चाहे इसके अलोंग इंटीग्रेशन निकालो, दोनों के अलोंग इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखो। सपोज एफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। एफ जेड एनालिटिक है इस डोमेन डी में, ये डोमेन डी है, बाहर वाला जो सर्कल है ये डोमेन क्या दे रखी, डी। देन द इंटीग्रल अलोंग एनी रेक्टिफाइबल कर्व इन डी ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डी इज सेम। यहाँ से यहाँ, ए से बी, इसको मान रहा हूँ मैं ए ऑफ Z1, इसको मान रहा हूँ मैं बी ऑफ कितना, Z2। तो देखो सपोज that the 2 points AZ1 and BZ2 of simply connected domain D are joined in by the curve C1 and C2। ये कर्व मैंने C1 मान ली और दूसरी कर्व मान ली मैंने क्या, C2 मान ली। तो आएगा क्या आपका, देखो अब ये क्लोज डोमेन है, क्लोज डोमेन है और इसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट से ये जो बना रहा हूँ तो एक और कंटूर बन गया जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक है। ये वाला एक क्लोज कंटूर ही तो बन गया जिसके ऊपर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। और अभी पीछे वाली थ्योरम ने कहा था अगर क्लोज कंटूर के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन इस क्लोज कंटूर के ऊपर क्या होगा, जीरो होगा। ये क्लोज कंटूर क्या है, ए एल, ये कोई पॉइंट एल मान लिया मैंने, ए एल बी, और ये पॉइंट मैंने एम मान लिया और वापस से किस पे आ गए, ए पे आ गए। तो ये कह रहा है देन बाय कोची थ्योरम इंटीग्रल ओवर ए एल बी। अभी डायरेक्शन नहीं देखनी, अभी आपको देखना है ए एल बी, ए की डायरेक्शन में चलना है आपको, ए एल बी एम और ए। इंटीग्रेशन ओवर एफ जेड डी जेड कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। इधर से भी शुरू कर सकते हो, सेम ही बात है, ए एम बी एल ए, एक ही बात है। तो अब कह रहा है देखो इसको आप कैसे तोड़ सकते हो, दो दो में तोड़ सकते हो, ए एल बी पे अलग निकाल लो और किस पे निकाल लो, बी एम ए पे अलग इंटीग्रेशन, दोनों का सम पूरा। भाई दो कर्व हैं, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो, दोनों को जोड़ेंगे तो वापस वही बात बनेगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए एल बी का अलग कर लिया, ऊपर वाली कर्व का, नीचे वाली C2 कर्व है उसका अलग, प्लस करके दोनों को बराबर जीरो। अब बी एम ए है, बी एम ए को जब मैं ए एम बी करूंगा तो विद माइनस साइन चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो क्या आ गया, माइनस साइन ए एम बी एफ जेड डी जेड। इधर ये वाला दिया हुआ है, इसको इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये कर्व आपकी C1 थी, ये कर्व आपकी क्या थी, C2। ये देखो ए एल बी इज C1 एंड ए एम बी इज C2 मानी हुई थी। तो ये C1 और ये C2 बराबर लेके जाएंगे तो C1 इक्वल टू कितना आ रहा है, C2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटीग्रेशन था वो इन पाथ्स पे, इन कर्व्स पे डिपेंड नहीं करता है, किसी के अलोंग निकालो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आने वाला है।
उसके बाद नेक्स्ट कोरली आपकी कहती है लेट ए क्लोज कंटूर सी कंटेन अनोदर क्लोज कंटूर C1। एक क्लोज कंटूर सी दिया हुआ, उसके अंदर एक और क्लोज कंटूर C1 कंटेन है, एंड FZ बी एनालिटिक एट एवरी पॉइंट्स लाइंग इन द रिंग शेप रीजन। ये ऐसे कह रहा है कि ये आपके पास कोई क्लोज कंटूर C है, इसके अंदर एक और क्लोज कंटूर दिया हुआ है, क्या आपके पास C1 मान लिया हमने, वो दे रखा है आपके पास कितना C1। तो ये जो रिंग शेप रीजन बन गया ना, ये वाला अंदर अंदर रिंग शेप रीजन, ये जो रिंग शेप रीजन है इसके ऊपर FZ क्या दे रखा है आपके पास, एनालिटिक दे रखा है। FZ इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट लाइंग इन द रिंग शेप डोमेन बाउंडेड बाय C1 एंड C2। ये वाला जो रीजन है ये बाउंडेड बाय है C1 और C2, C1 और C और C1 द्वारा, ये C1 है और ये आपका C दे रखा है, इन दोनों द्वारा बाउंडेड है। देन ये कह रहा है चाहे आप C पे FZ DZ निकालो और चाहे आप C1 पे निकालो, दोनों पे क्या आएगी, इंटीग्रेशन की वैल्यू बराबर आएगी। देखो प्रूफ में देखो, ये मैंने कोई क्लोज कंटूर C मान लिया और ये अंदर वाला मान लिया मैंने क्या, C1। अब क्या करते हैं हम, C1 से इस C से C1 पे पहुंचने का एक रास्ता बनाते हैं। देखो यहाँ से हम आए, A से B पे आए, B से D पे गए, D से वापस A पे आए, A से चले गए हम किस पे, E पे चले गए, E से F पे चले गए, F से G पे चले गए और G से वापस किस पे आए, E पे आए और E से A पे आ गए। तो हम पूरा रिंग शेप रीजन कवर कर लिया। भाई जाने का रास्ता किस तरीके से बनाओगे आप, यूं चले आप एंटी क्लॉकवाइज चलते रहे, A B C D और वापस A पे आए, A से फिर E पे चले गए, E से फिर आप किस पे चले गए, F पे चले गए, F से बाहर फिर आप किस पे आए, G पे आए, G से आके वापस किस पे आ गए, E से आ गए और E से वापस बाहर निकल गए। तो पूरा कवर कर लिया हमने रिंग शेप रीजन। तो ये कह रहा है वी मेक ए क्रॉस, एक ब्रिज बनाएंगे एट ज्वाइनिंग ए पॉइंट A ऑफ कंटूर C टू ए पॉइंट E ऑन C1। कंटूर C पे एक पॉइंट A है और कंटूर C1 पे एक पॉइंट E है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक ब्रिज बनाएंगे। देन बाय कोची थ्योरम, अब देखो इस पूरे वाले में ये तो एक क्लोज कंटूर ही हो गया ना पूरा अंदर, तो रिंग शेप रीजन तो एक पूरा क्लोज कंटूर है, इस पे फंक्शन एनालिटिक भी है। तो इस पूरे रिंग शेप रीजन पे फंक्शन क्या रहेगा, बाय कोची थ्योरम इंटीग्रेशन ओवर A से E पे गए, E से F पे गए, F से G पे गए, G से E पे आए, E से वापस A पे आए, उसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। देखो इंटीग्रल ओवर A से फिर E पे गए, E से F पे, F से G पे, G से फिर वापस E पे आए और E से वापस चले गए किस पे, A पे। यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से शुरू किया था यहीं पे पहुँच गए, तो पूरा क्लोज कंटूर के ऊपर इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब बस इसको ब्रेक कर लो, A B C D पे, A B D और A पे बाहर वाले पे, प्लस इस वाले पाथ पे AE पे अलग, प्लस अब EF G और E पे अलग से, उसके बाद E से A पे अलग से, इक्वल टू 0। इस पूरे को ब्रेक कर करके लिख सकते हैं अलग अलग पाथ्स में। ये हो गया, फिर ये अंदर वाला हो गया, बाहर वाला हो गया और ये वापस आए तो हो गया E ऑफ AFZ DZ इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गए। क्या हो गया आपके पास, AE और EA क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, 0 ही बन जाएंगे। अब आया क्या आपके पास, यहाँ से देखो ABDA, ये तो पूरा क्लोज कंटूर C था। उसके बाद ये क्या है, EFG और EFG और E को यदि मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, EGF और E, मतलब C1 के डायरेक्शन में अगर करूंगा तो ये माइनस ऑफ C1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ऑफ दिस है और क्लोज कंटूर की डायरेक्शन मुझे चाहिए कैसी, एंटी क्लॉकवाइज चाहिएगी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ C1। तो ये बन गया क्या, माइनस ऑफ C1 FZ DZ इक्वल टू 0। सिंस इंटीग्रेशन ओवर एयर FZ DZ किसके बराबर हो, ये दोनों तो बराबर हैं तो ये तो कट गए, पहले ही बता दिया मैंने, कट गए। तो अब यहाँ से क्या आया, C1 बराबर कितना आ गया, C1, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। उसके बाद एक डिडक्शन आई यहाँ से कि क्या, कि इफ द कंटूर C कंटेन्स नॉन इंटरसेक्टिंग कंटूर C1 C2 C3 एंड FCN, FZ is analytic at every point in the region bounded by C1 C2 CN, then इंटीग्रेशन ओवर C FZ DZ इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ओवर C1 FZ DZ प्लस C2 प्लस CN, इन सब के सम के बराबर होगा किसका इंटीग्रेशन, C का इंटीग्रेशन। कह क्या रहा है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे यह आपके पास एक क्लोज कंटूर दिया हुआ है और मैंने मान लिया यहाँ पे आपके पास एक C1 क्लोज कंटूर है, ये एक C2 दे रखा है, ये बड़े वाला जो है ये C है, ये C3 दे रखा है, ये C4 दे रखा है, ये C5 दे रखा है और यहाँ पे CN दे रखा है, इसी तरह चलते रहे, ये CN दे रखे हैं। तो ये कह रहा है कि जो इस क्लोज कंटूर, इस बाउंड्री पे जो इंटीग्रेशन निकालोगे ना C पे, वो किसके बराबर होगा, वो इन सब के सम के बराबर होगा। C1 का इंटीग्रेशन, C1 पे कंटूर का इंटीग्रेशन, C2 के कंटूर पे इंटीग्रेशन, C3 पे एंड सो ऑन, CN पे जो सबका सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। N पे ही हम एक जर्नल केस कर लें,
यदि ऐसा आपके पास कोई क्लोज कंटूर दिया हुआ है तो इस थ्योरम से क्या होगा कि मान लिया एक क्लोज कंटूर मैंने C1 मान लिया और दूसरा मान लिया मैंने C2 और ये बड़े वाला दे रखा है, ये C दे रखा है, तो जो इंटीग्रल ओवर C एफ जेड डी जेड होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर C2 एफ जेड डी जेड। एन को कितना भी मान सकते हो, 10 मान लो, 20 मान लो, 2 मान लो, एक मानते तो एक में तो आ ही गया इक्वल, 2 मानेंगे तो 2 के सम के बराबर, 3 मानेंगे तो 3 के सम के बराबर। अगर मान लो 3 कंटूर दिए हुए अंदर तो तीनों के सम के बराबर हो जाएगा बड़े वाले का, 4 दिए हुए तो बड़े वाले बाहर वाले का चारों के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका डिडक्शन आया यहाँ से फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल आ गए अब आपके, evaluate integral over c 1 by z minus a dz where c is any simply closed contour c and a lies outside c। देखो पहली बात तो ये कि एफ जेड दे रखा है 1 बाई जेड माइनस ए, ये एफ जेड हो गया, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड का ही पता है हमें, तो ये एफ जेड हो गया। अब एफ जेड यदि ये दे रखा है और ये कह रहा है कि लेट एफ जेड इक्वल टू 1 बाई जेड माइनस ए, तो हमें पता है ना कि ए के ऊपर जब जेड को आप ए पुट करोगे, जेड इक्वल टू ए के ऊपर एफ जेड क्या हो जाएगा 1/0 और जो कितना बनेगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। लेकिन इसने साथ साथ बोल दिया कि जो ए पॉइंट है वो सी में है ही नहीं, क्लोज कंटूर जो सी है उसमें है ही नहीं, उससे बाहर है। मान लिया ये एफ जेड है आपके पास और जो ए पॉइंट है वो इससे बाहर बिलोंग करता है, इस डोमेन के ऊपर एफ जेड डिफाइन किया है और ए पॉइंट बाहर बिलोंग करता है। तो अंदर, तो हमें तो अंदर वाले पॉइंट से मतलब है, अंदर पे फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। तो ए बाहर है तो ए से कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ए लाइज आउटसाइड सी कर रहा है तो ए से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसको ए पे थी, लेकिन ए तो कंटूर से ही बाहर कर दिया, कंटूर से बाहर कर दिया तो फंक्शन कंटूर के ऊपर तो क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। सो एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी। सो बाय कोची थ्योरम ने क्या कहा था कि अगर पूरे पे फंक्शन एनालिटिक है तो क्लोज कंटूर के ऊपर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये 0 आ गई, खत्म बात। उसके बाद देखो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट करना है हमने इवलेट इंटीग्रेशन ओवर सी ई की पावर माइनस जेड बाई जेड प्लस 2 डी जेड। अब देखो एक विद इन द सर्कल, पहला सर्कल दे रखा है आपके पास क्या, मोड ऑफ जेड बराबर 1/2। तो यहाँ से देखते हैं, देखो आपके पास क्या दे रखा है कि यहाँ से देखो जेड प्लस 2 -2 पे प्रॉब्लम होने वाली है इसको, तो जेड प्लस 2 वाला सर्कल बनाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनाता हूँ मैं, मोड ऑफ जेड बराबर हाफ, मोड ऑफ जेड बराबर हाफ यही बनेगा ना, हाफ रेडियस का। ये मैंने मान लिया -1, ये मान लिया 1, ये मान लिया मैंने कितना 1 और ये हो गया आपके पास कितना -1। तो हाफ यहीं यहीं आएगा, ये हाफ के वाले पॉइंट हो गए। तो हाफ पे मैंने जैसे ही सर्कल बनाया तो मैं देखता हूँ कि क्या -2 इस अब फंक्शन तो इस कंटूर पे डिफाइन किया गया है ना, ये कह रहा है वेयर सी इज द सर्कल जेड मोड जेड बराबर 1/2। तो फंक्शन तो इस कंटूर पे डिफाइन किया गया है और जो -2 आएगा वो कहाँ आएगा आपके पास, यहाँ आएगा। तो -2 तो बहुत बार है, -2 पे दिक्कत होने वाली है इस फंक्शन को, -2 तो बहुत बार है। तो इसके ऊपर तो फंक्शन पूरा एनालिटिक है, इस डोमेन पे तो फंक्शन एनालिटिक है। अब डोमेन तो यही है, यहाँ से सारे पॉइंट उठेंगे ना जेड के, तो जेड पे फंक्शन एनालिटिक है, -2 बाहर है, आउटसाइड द रीजन है, तो इसके ऊपर मोड जेड बराबर 1/2 के ऊपर क्या हो गया आपके पास, इंटीग्रेशन बाय कोची थ्योरम कितना हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद आओ ये वाला, मोड ऑफ जेड -1 बराबर ये दे रखा है, देखो अब की बार क्या दे दिया आपके पास, सेंटर 1 दे दिया, सेंटर 1 दे दिया तो रीजन बना लो यहाँ से, ये वाला सर्कल बन गया। बस आपको देखना है कि जो रीजन दिया हुआ उस रीजन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट लाई ना कर रहा हो जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, क्योंकि इस रीजन के अंदर ये वाला जो रीजन था इसके अंदर -2 लाई नहीं करता और ये फंक्शन एनालिटिक किस पे नहीं है, -2 पे नहीं है, तो -2 तो बाहर है। तो बाय कोची थ्योरम इस जो रीजन दे रखा उसके ऊपर तो फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक है, एनालिटिक है तो बाय कोची थ्योरम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इधर आते हैं कि ये आपके पास सर्कल बन गया। इस सर्कल का पॉइंट कहाँ दे रखा है आपके पास, देखो जेड -1 बराबर 2, अरे 2 रेडियस का दिया हुआ था, दोबारा से बनाना पड़ेगा, 1 मिनट। देखो ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ओवर सी ई जेड बाई जेड प्लस 2 डी जेड, और ये दे रखा आपको जेड -1 का मॉडुलस इक्वल टू 2, ये रीजन दिया हुआ है, ये डोमेन है, इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन कहाँ एनालिटिक नहीं है, तो जेड इक्वल टू -2 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब ये वाला जो पॉइंट है -2, ये इस रीजन में लाई किया तो कोची थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, लेकिन ये रीजन में लाई नहीं किया तो फंक्शन इस रीजन में हर जगह एनालिटिक होगा, हर जगह एनालिटिक होगा तो कोची थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो पहले ये रीजन बनाते हैं, रीजन क्या दे रखा है आपके पास, सेंटर दिया हुआ है 1, सेंटर 1 दे रखा है तो ये मान लेता हूँ मैं 1, ये मान लिया मैंने 2, ये मान लिया मैंने 3 और ये आ गया यहाँ से 0 और ये आ गया आपके पास -1 और यहाँ पे आ गया -2, क्योंकि ये पॉइंट भी लिखना जरूरी है, पता तो तभी चलेगा कि रीजन में आया नहीं आया।
इसके बाद ये आ गया 1, ये आ गया 2, यहाँ से आ गया -1 और ये आ गया आपके पास, ये आयोटा होता है, आयोटा 2, आयोटा -1, आयोटा -2, आयोटा इमेजिनरी एक्सिस है। तो यहाँ से आया क्या आपके पास, देखो सेंटर दे रखा है 1, इस सेंटर से दो रेडियस, 2 पॉइंट तक जाना है, यहाँ पे चले गए एक, और रेडियस 2 सेंटीमीटर की दे रखी है ना, एक तरीके सेंटीमीटर में मान लो हम, तो यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ पे गए, यहाँ से 2 पॉइंट आएंगे, तो एक 1 से इधर 2 आए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो आपके पास ये वाला सर्कल बन गया अभी पूरा, ये वाला सर्कल। अब इस वाले सर्कल में मेरे को बताओ क्या -2 लाई करता है, बाहर हो गया, नहीं करता है लाई, तो फंक्शन इस पूरी डोमेन पे, इस पूरे रीजन पे क्या दे रखा है, एनालिटिक। सो बाय कोची थ्योरम इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ओवर सी जेड स्क्वेयर डी वेयर सी इज द सर्कल मोड ऑफ जेड बराबर 2। अब ये फंक्शन का कोई हर जगह एनालिटिक है, हर जगह डिफरेंशिएट, हर जगह एनालिटिक है, तो हमें रीजन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई पॉइंट आया ही नहीं ना जहाँ पे एनालिटिक नहीं है। नीचे कोई पॉइंट देता तो पता चलता हमें कहाँ एनालिटिक नहीं है, लेकिन जेड स्क्वेयर डी जेड इज एवरीवेयर एनालिटिक। अरे हर पॉइंट पे डिफाइन है, तो कोई भी रीजन हो, हर एक के ऊपर इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू बाय कोची थ्योरम क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। रीजन देखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि नीचे कुछ पॉइंट दे ही नहीं रखा। मान लिया नीचे देता है Z-2, तो हम देखते हैं कि 2 लाई करता है नहीं करता है इसके अंदर, लेकिन नीचे कुछ दिया ही हुआ नहीं है। जेड स्क्वेयर डी जेड इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, तो एवरीवेयर एनालिटिक, हर पॉइंट पे एनालिटिक है, तो रीजन कोई भी हो, हर एक बार इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बाय कोची थ्योरम, 0 आ जाएगा। सेम देखो ये दे रखा है, यूलेट इंटीग्रेशन ओवर सी Z-2 की पावर n डी जेड वेयर n ग्रेटर देन 0। n ग्रेटर देन 0 ये कभी नीचे नहीं आएगा। जब n ग्रेटर देन 0 है तो कभी पॉजिटिव पावर हो गई ग्रेटर देन 0 है, तो कभी ये 1/Z-2 नहीं लिखा जाएगा। और जब तक ये ऐसा ना लिखा जाए, फंक्शन हर जगह डिफाइन है, हर जगह डिफाइन है मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल है, हर जगह एनालिटिक है, तो फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवरऑल क्या आना है, 0 आना है, चाहे कुछ भी रीजन दिया हो, देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर n नेगेटिव होता, मान लो अगर n नेगेटिव होता, n माइनस में कुछ होता, तो ये फंक्शन लिखा जाता ऐसे, Z-2 की पावर n की वैल्यू आप मान लो -1 ही है, तो ये लिखा जाता 1/Z-2 इफ n इक्वल टू -1। तो फिर हमें पता चलता कि ये 2 के ऊपर जो है, Z=2 के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है, फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो फिर चल चेक करते क्या रीजन की, क्या ये 2 पॉइंट इस रीजन में लाई करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो कोची थ्योरम अप्लाई हो जाती, अगर करता तो फिर कोची थ्योरम अप्लाई नहीं होती। तो उसके लिए फिर आगे थ्योरम आएगी, फिर वो करेंगे। लेकिन अभी तो ये क्या दे रखा है देखो आपको, क्योंकि ये सारे कोची थ्योरम के एग्जाम्पल हैं, तो अभी तो आपको कभी ऐसा मिलेगा ही नहीं कि वो पॉइंट लाई करेगा, लेकिन फिर भी आपको चेक जरूर करना है कि वो पॉइंट इस रीजन के अंदर लाई करता है या नहीं करता है। लेकिन अब n ग्रेटर देन 0 है तो ये ऊपर ही रहेगा, ऊपर है तो ये पोलिनोमियल हो गई, पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड एवरीवेयर एनालिटिक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया अपने आप बाय कोची थ्योरम, 0 आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, इंटीग्रल ओवर सी Z² - Z+1/Z-1। देखो इस फंक्शन को कहाँ दिक्कत है, पहले तो या तो ऊपर फैक्टर बना के देख लो कि कटता है नहीं कटता है। ऊपर के फैक्टर से तो कट नहीं रहा है, तो इस फंक्शन को दिक्कत होगी जहाँ पे नीचे वाला 0 होगा, Z-1 बराबर 0, तो Z=1 के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। तो अब हम रीजन चेक करते हैं कि क्या 1 पॉइंट इस रीजन में लाई करता है नहीं करता है। तो अब रीजन चेक करेंगे, तो रीजन देखो क्या दे रखा है, सेंटर ओरिजन दिया हुआ है, और रेडियस कितनी दे रखी है आपके पास, हाफ दे रखी है। तो ये आ गया आपके पास हाफ, यहाँ पे मान लिया मैंने -1/2, ये आ गया आपके पास, ऊपर वाला तो देखना ही नहीं है चेक कहीं भी जाओ। तो ये बचा अब आपके पास, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। देखो 1 तो बाहर हो गया ना इस रीजन से, रीजन तो ये है सिर्फ फंक्शन का, इस पे डिफाइन है, और 1 जो है 1 पे जहाँ एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट इस रीजन से बाहर हो गया। तो ओवरऑल इस फंक्शन पूरे पे क्या हो गया, एनालिटिक। एनालिटिक हुआ तो बाय कोची थ्योरम क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। ये देख लो ये दिया हुआ आपके पास क्या, यूलेट इंटीग्रेशन ओवर सी e⁻z/z-π/dy वेयर सी इज द इलिप्स। अब सी जो दे रखा है वो इलिप्स दिया हुआ है, रीजन जो है वो इलिप्स का दे रखा है क्या, Z-2 + Z+2 = 6। इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखी पहले हमने, तो पहले हमें इलिप्स के बारे में पता होना चाहिए ना कि कौन सा रीजन बनेगा। रीजन तो बनाए हम पहले, तो पहले रीजन बनाते हैं। रीजन क्या बनाएंगे, फिर देखेंगे कि पाई आयोटा बिलोंग करता है नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन को दिक्कत कहाँ है, Z-π आयोटा बराबर 0, मतलब Z पाई आयोटा पे। पाई आयोटा अगर लाइज इनसाइड करेगा तो कोची थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, अगर पाई आयोटा लाइज आउटसाइड हुआ, इस रीजन से आउटसाइड अगर बिलोंग किया तो कोची थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे दी ये, इसको एक्स वाई में बना लेते हैं। Z = x + i/y पुट किया, x + i/y - 2 प्लस यहाँ से x + i/y + 2 बराबर कितना हो गया, 6।
मॉडुलस को आप बताइए, खोल सकते हो, एक्स माइनस टू प्लस ऑफ आयोटा वाई, तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ए प्लस आयोटा बी बना लिया। कैसे? इसको यूं लिख सकते हैं हम, क्या, एक्स माइनस टू प्लस ऑफ आयोटा वाई, इसको एक टर्म मान ली मैंने, और ये आ गया प्लस एक्स प्लस टू, और प्लस में कितना आ गया आपके पास, आयोटा वाई का मॉडुलस बराबर 6। तो ये ए प्लस आयोटा बी का फॉर्मूला, इसका मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मॉडुलस भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से आ गया अंडर रूट एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, इधर ले आए 6 माइनस, इसको इधर ले जाओ, चाहे इसको इधर लेके जाएंगे तो 6 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस कितना आ गया, वाई का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बन के ये इलिप्स की इक्वेशन फॉर्म हो गई। यहाँ से सोल्व करोगे, सोल्व करने पे ये आ गई 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 45। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1। तो रेडियस तो 1 है, एक्स स्क्वायर बाई ए की वैल्यू आ गई, यहाँ से ए स्क्वायर होता है ना इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपके पास आ कितना गया, रेडियस आपके पास 1 दे रखी है, ये आ गया 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू तो 3 और -3 तक चली जाएगी। जो a दे रखा है वो कितना आएगा, ए स्क्वायर बराबर 9 है, तो a बराबर +3 और -3, और यहाँ से आ जाएगा √2 और √5 और -√5 के अलोंग। तो ये बना कुछ इलिप्स का रीजन। अब ये बना तो आपके पास आया क्या कि पाई आयोटा कहाँ बिलोंग करेगा। देखो √5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, √5 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जो पाई आयोटा होगा, पाई की वैल्यू हो गई 3.14, इनटू में आयोटा है तो 3.14 आयोटा, और ये दे रखा आपके पास √5 आयोटा। √5 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, √5 की वैल्यू हो गई 2 पॉइंट समथिंग कुछ, तो ये 3 वाला बाहर ही चला जाएगा, इससे यहाँ पे कहीं बिलोंग करेगा पाई आयोटा, और ये क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, और ये चला गया कहाँ पे, ये आपके पास चला गया 3.14 पे, तो ये बाहर हो गया, आउटसाइड हो गया पाई आयोटा। तो इस रीजन के ऊपर तो फंक्शन पूरा क्या है, एनालिटिक है, इस रीजन के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाए, क्योंकि द पॉइंट पाई आयोटा इज लाइज आउटसाइड सी। तो ई की पावर जेड बाई जेड माइनस पाई आयोटा इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी, पूरे कंटूर पे इनसाइड एंड ऑन बाउंड्री के ऊपर क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, तभी कोची थ्योरम अप्लाई होती है। सो बाय कोची थ्योरम इंटीग्रल ओवर सी ई की पावर ए जेड जेड माइनस पाई आयोटा डी जेड इक्वल टू 0। एक बार थ्योरम को फिर से देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ फंक्शन इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड एंड ऑन ए क्लोज कंटूर, तो आपको दोनों देखना है, इनसाइड द रीजन भी देखना है एंड ऑन मतलब बाउंड्री के ऊपर भी क्या होना चाहिए वो। अगर कोई पॉइंट बाउंड्री के ऊपर लाई करता है तब भी कोची थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। मान लिया ये पॉइंट दे रखा आपके पास z-1, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है 1/z-1 dz ओवर सी, तो ये अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे करते हैं, ये आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है 1/z-1 dz, और यहाँ से हमें पता है कि z इक्वल टू 1 पे ये एनालिटिक नहीं होगा, और रीजन आपके पास दिया हुआ है क्या, z-0 इक्वल टू 1, तो आएगा क्या, रीजन तो यही बनेगा ना कि 1 रेडियस का सर्कल बनाना है आपको ओरिजिन मानते हुए 0, तो ये आ गया 1, ये आ गया -1, ये आ गया 1, और ये आ गया आपके पास कितना, -1। तो अब देखो कि अब आया क्या, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट आया, तो बाउंड्री के ऊपर लाई कर गया, तो यहाँ से भी आप नहीं कह सकते कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0। आउटसाइड होना चाहिए वो, इस रीजन के, इस पूरे रीजन के क्या होना चाहिए, वो पॉइंट आउटसाइड होना चाहिए। तो जब बाउंड्री पे लाई करेगा कोई पॉइंट, या अंदर कोई ऐसा पॉइंट लाई कर गया जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो उसके लिए अब नेक्स्ट थ्योरम चलेगी, नेक्स्ट थ्योरम आएगा कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, उससे फिर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ तक आपको करना है आज, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।